हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। चलिए स्टार्ट करते हैं 18 मई 2024 के करंट अफेयर्स को। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है? 14 मई, 15 मई, 16 मई या फिर 17 मई? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, 16 मई को। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो थीम है वो आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको आप याद रखेंगे। तो इसकी जो थीम थी वो थी डेंगू रोकथाम एक सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेवारी है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कोशिश कीजिएगा कि जो थीम है उसको आप इंग्लिश में ही याद करें। तो डेंगू प्रिवेंशन अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए सेफर टुमारो, ठीक है, तो आप याद रखेंगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार हम कंप्लीट जो डे है उनको रिवाइज कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस अगर पूछा जाए 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो विश्व प्रेस सूचकांक है उसके अंदर जो भारत की रैंक है वो 159 है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, कोयला खनिक दिवस 4 मई, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस या विश्व थैलेसीमिया दिवस या फिर आप रेड क्रिसेंट दिवस भी बोल सकते हैं, तो वो आपका 8 मई। अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ल्यूपस दिवस 10 मई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई। और मैंने आपको बताया था कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में क्या याद रखना है कि ये मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो आपका मई के अंदर 11 मई हो गया और अक्टूबर में 12 अक्टूबर को, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। इसकी जो थीम थी अवर नर्सिस अवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। और इनकी जो थीम थी फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे, आपको ये याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने आकाशवाणी के महानिदेशक के रूप में पदभार को संभाला है? ऑप्शन है आपके विनोद कुमार, मौसमी चक्रवर्ती, अश्विन गंगराजू या फिर शंकरधर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, मौसमी चक्रवर्ती। अब इनके बारे में और आप क्या याद रख सकते हैं कि आपकी 1991 की आईएएस बैच जो था उनमें ये शामिल थी, आईएएस बैच की है ये, ठीक है। और क्या याद रखोगे आप कि आकाशवाणी सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं ये, साथ में आकाशवाणी समाचार सेवा की महानिदेशिका भी हैं और अभी फिलहाल में क्या बन गई हैं, आकाशवाणी की महानिदेशक के रूप में भी इन्होंने पदभार को संभाल लिया है। तो ये सारी चीजें इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। ये आपके मौसमी चक्रवर्ती जी, ठीक है। देखिए अब आप ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी कर दी हैं आप लोगों के लिए कि भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं, आकाशवाणी समाचार सेवा की महानिदेशिका भी हैं मौसमी चक्रवर्ती जी, और अभी इन्होंने आकाशवाणी के महानिदेशक का पदभार भी संभाल लिया है। 1991 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। और साथ में जो ये मीडिया संगठन है इनके साथ भी ये काम कर चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन खिलाड़ियों को टॉप्स योजना के विकास समूह में शामिल किया गया है? अभय सिंह, अनहद सिंह, वेलावन सेंथिल कुमार या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए आंसर को जांचने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो टॉप्स योजना है वो एक्चुअल में है क्या। तो टॉप्स योजना की फुल फॉर्म जो है टॉप्स की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। अब आपको अच्छे से पता है आपके जो 2024 में जो ओलंपिक होंगे कहां पे हो रहे हैं? पेरिस के अंदर। और 2028 के अंदर कहां पे होंगे? आपके लॉस एंजलिस के अंदर। तो 2028 के अंदर जो लॉस एंजलिस के अंदर जो आपके क्या होंगे, गेम होंगे ना, तो उनके लिए जो प्लेयर हैं उनको रेडी किया जा रहा है टॉप्स योजना के अंतर्गत। तो अब की बार जो अभय सिंह है, अनहद सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार है, ये आपके स्क्वैश गेम से संबंधित है, ये भी आप याद रखें। तो स्क्वैश गेम है उनसे संबंधित है और इन तीनों को टॉप्स योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे और टॉप्स की फुल फॉर्म याद रखिएगा, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए आप कि ये स्क्वैश के आपके स्क्वैश के खिलाड़ी हैं ये, और युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक कमेटी है मिशन ओलंपिक सेल। इन्होंने स्क्वैश खिलाड़ियों अनहद सिंह, अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि टॉप्स योजना के विकास समूह में शामिल किया है, ठीक है। और 2028 के अंदर जो आपके लॉस एंजलिस के अंदर जो ओलंपिक गेम होंगे उनके लिए इनको शामिल कर रहा है, ठीक है। और पिछले कई वर्षों से सौरव घोषाल, दीपिका पल्लिकल और ज्योत्सना चिनेप्पा
इन लोगों को शामिल किया गया था इससे पहले। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने कहां पर मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है? ऑप्शन है आपके लद्दाख में, कश्मीर में, मेघालय में या फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट आएगा कि लद्दाख के द्रास क्षेत्र के अंदर ये मुफ्त चिकित्सा शिविर जो है वो कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने शुरू किया था, इसका आयोजन किया था। और ये कौन सा है? आपके 25th नंबर का आपका कारगिल विजय दिवस है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और कारगिल विजय दिवस कब होता है आपका? 26 जुलाई। ठीक है, याद रखेंगे आप अच्छे से। तो देखिए आप कि कारगिल विजय दिवस 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में लद्दाख में भारतीय सेना ने समाज कल्याण के लिए द्रास क्षेत्र में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया और 56 माउंटेन ब्रिगेड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग भी लिया था। ठीक है, आप याद रखेंगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं कपिल सिब्बल, अशोक कुमार सेन, राम जेठमलानी या फिर प्रवीण पारिक। तो इनका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कौन है? कपिल सिब्बल जी। आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये कपिल सिब्बल जी हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है भाई। ठीक है, और देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि ये 4th टाइम चुने गए हैं, यानी कि 4थी बार ये चुने गए हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। ठीक है, और 2001 के अंदर जो वकीलों का जो निकाय होता है, उनका जो समूह होता है, उसके अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं। और ये स्थान किसका लेंगे? स्थान लेंगे ये आदिश सी अग्रवाल का। आदिश सी अग्रवाल, इनका ये स्थान लेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। देखिए कपिल सिब्बल जी 4th बार अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हें पहले 2001 में वकीलों के निकाय का अध्यक्ष चुना गया था और श्री सिब्बल निवर्तमान वरिष्ठ अधिवक्ता आदिश सी अग्रवाल का क्या लेंगे? ये स्थान लेंगे। और अधिवक्ता विक्रांत यादव सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव चुने गए हैं। तो ये भी याद रखिएगा, अपने आप में क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सचिव हैं कौन है? विक्रांत यादव जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलोडा कप के फाइनल में पहुंचने वाली 4th भारतीय महिला मुक्केबाज बनी है। एलोडा कप कौन सा? 2024 वाला। ठीक है, तो इसके फाइनल में पहुंचने वाली 4th भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी है? सोनू, मंजू बबोरिया, मोनिका या फिर निखत जरीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, निखत जरीन जी हैं। ठीक है, आप याद रख सकते हैं। और क्या याद रखोगे आप कि एलोडा कप 2024 कहां पे हो रहा है? अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर। याद रखना आपको। निखत जरीन है वो 48 किलोग्राम वर्ग के अंदर, और हमने 4 बात की है ना कि टोटल 4 हैं आपकी, तो चारों के नाम यहां पे लिखे गए हैं। निखत जरीन 48 किलोग्राम वर्ग में, मीनाक्षी 48 किलोग्राम वर्ग में, अनामिका 50 किलोग्राम वर्ग में और मनीषा आपके 60 किलोग्राम वर्ग के अंदर ये फाइनल में जगह बना चुकी हैं। अब फाइनल मैच होगा। ठीक है, कहां पे? अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर। याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे मिस पिंक नेपाल 2024 चुना गया है? हाल ही में किसे मिस पिंक नेपाल 2024 चुना गया है? ऑप्शन है आपके अनमोल राय, अनुष्का श्रेष्ठ, मनीता देवकोटा या फिर प्रिया सिकदल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अनमोल राय। ठीक है, ये आपकी ये ट्रांस वोमेन है, ये भी आपको याद रखना है। ये ट्रांस वोमेन है और मिस पिंक नेपाल 2024 में वो चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए और क्या याद रखोगे आप कि काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में ट्रांस वोमेन अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल चुना गया है। दूसरे स्थान पर सरोसी न्यूपेन है और आरोही बासनेट रही हैं। ठीक है, अब राय इस साल थाईलैंड में होने वाली मिस इंटरनेशनल क्वीन 2024 प्रतियोगिता में नेपाल का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो कहां पे होगी आपकी मिस इंटरनेशनल क्वीन 2024 प्रतियोगिता? कहां होगी? थाईलैंड में होगी। तो अपने आप में एक नया क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आप नेपाल के बारे में क्या याद रखेंगे कि समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? आपका नेपाल बन गया है। और ये आपके अनमोल राय जी हैं। ठीक है, आप इमेज को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नए वीजा कार्यक्रम की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका या फिर म्यांमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये है क्या? यह 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी
वीजा होगा 10 वर्ष के लिए, 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा होगा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पर्यावरण संबंधी अनुसंधान, सक्रियता और प्रौद्योगिक समाधान में वैश्विक नेताओं को आकर्षित करना है। इस वीजे का मेन उद्देश्य यानी कि पर्यावरण के लिए काम करेगा। एक्चुअल में बात यह है, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नए वीजा कार्यक्रम की घोषणा किसने की है? आपके संयुक्त अरब अमीरात ने, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अमेरिका, न्यूजीलैंड, ब्राजील या फिर संयुक्त अरब अमीरात? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा, ब्राजील करेगा। ठीक है, कब? 2027 के अंदर। तो 2023 में किसने की थी? तो अमेरिका और न्यूजीलैंड दोनों ने मिलकर 2023 के अंदर फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की क्या की थी? मेजबानी करी थी। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या याद रखोगे आप कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2023 संस्करण की सफलता के बाद जिसने वाणिज्यिक राजस्व में रिकॉर्ड तोड़ कितने डॉलर कमाए थे? 570 मिलियन डॉलर कमाए थे। ठीक है, और फीफा ने पहली बार टूर्नामेंट को दक्षिण अमेरिका में ले जाकर महिला फुटबॉल का विस्तार करने के लिए अपना प्रयास जारी रखने का फैसला किया है। और कहां पे हो रहा है आपका? ब्राजील के अंदर 2027 के अंदर, आप याद रख सकते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विप्रो कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी COO के पद से इस्तीफा दिया है। हाल ही में विप्रो कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO के पद से इस्तीफा किसने दिया है? अमित चौधरी, संजीव जैन, अपर्णा अय्यर या फिर जतीन दलाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अमित चौधरी ने दिया इस्तीफा। ठीक है, और जो नए बने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, संजीव जैन ये न्यू आपके COO बने हैं। ठीक है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं संजीव जैन जी न्यू, और इस्तीफा किसने दिया है? अमित चौधरी ने। तो ये दोनों चीजें आप अच्छे से याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद आपकी कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, ये भी आपको याद रखनी है। वन लाइनर के तौर पे आप याद रख सकते हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना का 44वां घर वापसी दिवस मनाया गया। याद रखेंगे आप कि 44वां घर वापसी दिवस किसका मनाया गया? प्रधानमंत्री शेख हसीना का मनाया गया। कहां के प्रधानमंत्री? बांग्लादेश। याद रखेंगे आप। तो शेख हसीना भारत में लंबे समय तक निर्वासन के बाद 17 मई 1981 को बांग्लादेश लौटे थी। क्यों? क्योंकि वह 15 अगस्त 1975 को अपने पिता बगबंद शेख मुजीबर रहमान और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों की नृशंस हत्या के बाद भारत आ गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है 44वां घर वापसी दिवस किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री शेख हसीना से संबंधित है। आपको इतना ही याद रखना है, यह प्रधानमंत्री शेख हसीना जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका कि विदेश व्यापार महानिदेशालय की निर्यात बंधु योजना पर एक दिवसीय निर्यात जागरूकता संगोष्ठी का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है? आंसर है आपका ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो निर्यात बंधु योजना के लिए जो आपका संगोष्ठी आयोजित की गई है, कहां पर की गई है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। अब ये है क्या? तो निर्यात बंधु जो कार्यक्रम है ये वैश्विक व्यापार में अपनी यात्रा की योजना बना रहे व्यक्तियों को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि जो बाहर जाकर कुछ करना चाहते हैं, व्यापार वगैरह करना चाहते हैं, उसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उन व्यक्तियों की सहायता करेगा निर्यात बंधु योजना। और कहां पे हुआ है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसका एक दिवसीय मतलब एक दिन के लिए निर्यात जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। आप याद रखेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका कि भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के बीच में 12वीं संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक कहां पर संपन्न हुई है? उलन बतौर मंगोलिया के अंदर। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपका ये। ठीक है, भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के बीच में 12वीं संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक कहां पर संपन्न हुई है? उलन बतौर मंगोलिया में संपन्न हुई है। और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और मंगोलियाई ब्रिगेडियर जनरल गान खुयांग दावा गर्दोज ने की है। ठीक है, और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे ने भी इस बैठक में भाग लिया था। तो आप ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मंगोलिया में भारत के राजदूत कौन है? अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे। ठीक है, अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे मंगोलिया में भारत के राजदूत हैं। और कहां पे हुई थी? उलन बटोर मंगोलिया में हुई थी। बस ये दो चीजें आप याद रख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप महोत्सव जो है उसका आयोजन कहां पर किया गया? आंसर आएगा आपका नई दिल्ली के अंदर। याद रखेंगे आप, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप महोत्सव का जो आयोजन है वो कहां पे किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखना, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इतना तो आप समझ रहे हो ना, डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क है, स्टार्टअप है, यानी कि उद्योग स्टार्ट करने के लिए, कॉमर्स को स्टार्ट करने से संबंधित है। तो कहां पे हुई है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है कि चुनाव सुधारों के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शन में एक पुलिस अधिकारी और 3 अन्य लोगों की मौत के बाद फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया के प्रशांत द्वीप समूह पर आपातकाल घोषित कर दिया है। ठीक है, यह आपका न्यू कैलेडोनिया है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि न्यू कैलेडोनिया जो प्रशांत का द्वीप समूह है वो किससे संबंधित है? फ्रांस के साथ संबंधित है। या फिर किस देश ने न्यू कैलेडोनिया के प्रशांत द्वीप समूह पर आपातकाल घोषित किया है? किसने किया है? फ्रांस ने किया है। तो इस तरीके से कैसे भी क्वेश्चन बना के आपका आ सकता है, तो इसको आप याद रखोगे कि फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया के प्रशांत द्वीप समूह पर आपातकाल को घोषित कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है कि 37वां टोक्यो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष कौन होंगे? 37वां टोक्यो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होंगे? टोनी लेउंग। तो कहां से हैं? आपके हांगकांग से। और ये भी क्या एक एक्टर हैं। क्या है? एक्टर हैं। बहुत ज्यादा जानी मानी जो फिल्म है, हॉलीवुड जो फिल्म्स हैं उनके अंदर इन्होंने काम किया है। नाम क्या है? टोनी लेउंग। कहां से हैं? हांगकांग से हैं। और ये 37वां टोक्यो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के क्या होंगे? ये अध्यक्ष होंगे। ठीक है, याद रखेंगे, आप इमेज को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने क्यूबा को विदेश विभाग की हिंसक समूहों के खिलाफ पूरा सहयोग न देने वाले देशों की सूची से हटा दिया है। देखिए एक्चुअल में जो अमेरिका का जो विदेश विभाग है ना, वो एक सूची जारी करता है और वो किससे संबंधित होती है? उसके अंदर वो सारे देश आते हैं, उन सभी देशों को वो डाल देती है उस सूची के अंदर। जो आतंकवाद में या जो हिंसक समूह है उनको जब उखाड़ने की बात आती है, उनको जब भगाने की बात आती है या उनके खिलाफ कोई कदम उठाने की बात आती है, तो जो देश सहयोग नहीं करते हैं ना उनको ये इस सूची में डाल देता है अमेरिका का विदेश विभाग। ठीक है, तो इन्होंने किसको हटा दिया है? क्यूबा को हटा दिया। यानी कि अब ये मानने लगे हैं कि जो क्यूबा है ना ऐसे लोगों के खिलाफ होता है, उनका साथ नहीं देता, तो इसलिए जो क्यूबा है, क्यूबा को इस सूची से हटा दिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। तो अमेरिका के विदेश विभाग ने 2022 में क्यूबा को पूरी तरह से सहयोग नहीं करने वाला देश बताया था और इसलिए इस सूची के अंदर डाल दिया था। ठीक है, याद रखेंगे आप। और फिलहाल के अंदर अमेरिका ने उत्तर कोरिया, सीरिया, ईरान और वेनेजुएला को इस सूची में रखा है। वर्तमान के अंदर किसको? उत्तर कोरिया, सीरिया, ईरान और वेनेजुएला को। किससे निपटने के लिए? आतंकवाद से निपटने में पूरी तरह से सहयोग न देने के कारण। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। ये आज की आपकी करंट अफेयर थी। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं उन सबको कवर कर लिया है। आप बार बार इन चीजों को रिवाइज करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी आज की करंट अफेयर। मिलते हैं कल सुबह। धन्यवाद।